और इसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी धर्मांतरण कोई ऐसा कि किसी ने जबरदस्ती लोभ देकर के किसी को किसी दूसरे धर्म में बदला हो, तो ये एक चुनौती है और इस चुनौती का जवाब इनके पास नहीं हो सकता। तो मैंने बोला ये माचिस की सरकार, वो योजना इतनी उत्तम थी कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी ने उस योजना को कॉपी करके वहां पे लागू की है और उस गोबर में घोटाला ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपने घोटाला नहीं किया तो जांच होने से क्यों रोक रहे हैं आप? अदानी जी के साथ आप लूट मचाए हुए 8,000 करोड़ के प्लेन में आप घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ से निकाला क्यों नहीं? अदानी के नाम पे इतना चिड़िया मत, 10 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। ये आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये हुआ था। गरीब से कोई हमदर्दी रखता है, उस पर अगर हंसी आती है तो मुझे कांग्रेस पार्टी गरीब से हमदर्द हो गई। काहे का मीडिया, कौन सा मीडिया रह गया भाई? 24 घंटे मोदी मोदी चल रहा है, इसको मीडिया बोलते हैं? आपको लगता है राहुल जी का फोन टैप हो रहा है और सरकार ये फोन टैप करवा रही है क्योंकि राहुल जी ने पीसी की, एप्पल का क्लैरिफिकेशन आया, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, क्यों आपको लगता है कि जानबूझ के अपोजिशन लीडर को टारगेट करके उनके फोन टैप करवाया जा रहा है? देखिए, सरकार आई थी मोदी जी की मिनिमम गवर्नेंस के नाम पर, मिनिमम गवर्नेंस के नाम पे सरकार आई थी और उन्हें कहा था कि भाई हम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जनता को अपने ढंग से काम करने देंगे। लेकिन पिछले 9.5 और 10 साल पूरे होने को हैं, आप लगातार देख रहे होंगे कि मोदी सरकार ने हर तरीके से एक कंट्रोल करने की कोशिश की है और सबसे ज्यादा काबू में या नियंत्रण में रखने की कोशिश जो उनकी तरफ से वो विपक्ष के ऊपर हुआ। जिस तरीके से विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की एजेंसियों को लगा दिया गया है और बिना वजह, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, एक उदाहरण देता हूं कि 10 सालों से राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है जी। आज तक केस में कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। राहुल जी को 50 घंटे तक बुला के इंट्रोगेट करते हैं, सोनिया जी को इस उम्र में इनकी तबीयत ठीक नहीं, बुला के इंट्रोगेट करते हैं, घंटों कुछ निकल के नहीं आता। तो ये विपक्ष को हैरास करने की एक प्रवृत्ति सरकार में है, उसी प्रवृत्ति का एक हिस्सा है जो पेगासस निकल के आया था, जो इजराइल से उन्होंने एक स्पाई मतलब लोगों की जासूसी करने और फोन के द्वारा उनकी पूरी जानकारी हासिल करने का जो एक पूरा एक सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल कराया था। तो आज सुबह सुबह जो खबरें उड़ी और उसमें कई अपोजिशन के नेताओं के बारे में नेताओं ने बताया कि उनके पास एप्पल से इस तरह का एक नोटिस आई है कि भाई आपको हम आगाह कर रहे हैं कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होने जा रहा है आपके फोन पे। मतलब सरकार विपक्ष के नेताओं के फोन को टैप करके, हैक करके उनकी क्या एक्टिविटी है वो जानना चाहती है। ये सबसे पहले तो ये हैकिंग गलत चीज है, दूसरी ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और तीसरी बात, सरकारों को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। इस विषय को लेकर के राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मजेदार बात यह है कि जिस जल्दीबाजी से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तत्काल उसी स्पीड से एप्पल भी अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं जी वो कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ थी और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। साफ दिख रहा है कि सरकार विपक्ष से घबराई हुई है। साफ दिख रहा है कि जो लोग गौतम अदानी के घोटालों और मोदी और गौतम अदानी के रिश्तों के ऊपर बहुत मुखर तरीके से बोल रहे हैं, उन लोगों को सरकार टारगेट करे। उसमें एक नंबर पर राहुल गांधी थे जिनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर उनको सदस्यता बहाल करनी पड़ती है। अभी एक जो बंगाल की हमारी महिला सांसद है उनके बारे में भी सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो सरकार ही कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष भी डरने वाला नहीं है, विपक्ष भी घबराने वाला नहीं है। हाँ, सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार ने कोई पाप नहीं किया है, सरकार ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई क्रोनी कैपिटलिज्म का जो हम आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में अगर दम नहीं है, तो सरकार को इतना ज्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अजय आलोक जी, राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं आप और विपक्ष के बाकी नेताओं को भी। देखिए, ये निराधार आरोप लगाने की अब राहुल गांधी को आदत हो गई, हम तो ध्यान भी उतना नहीं देते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने क्लैरिफाई किया, एप्पल ने क्लैरिफाई किया कि एक साथ 150 कंट्री में लोगों को नोटिस गए हैं और ये फॉल्स अलार्म भी हो सकता है। लेकिन तब भी हर चीज़ में टीआरपी बटोरने की आदत है, तो मैं क्या करूँ? करते रहे राहुल गांधी अपनी हरकतें, हर 15-15 मिनट पे रूप बदलते रहते हैं। तो ये नया रूप आज आया था, फिर कल नया रूप आएगा। बहरहाल आज हम लोग, आप दीपक जी, छत्तीसगढ़ की धरती पर बैठे हैं और आज सरदार पटेल जी की जयंती है। सबसे पहले उनको नमन, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब पहले मध्य प्रदेश था और भारत में विलय होने के पहले तमाम सियासतों को जोड़ने का यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का था और मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। तो आज उनको नमन। कांग्रेसी जो भी हो, मेरे मित्र हों, संजय जी तो बड़े भाई जैसे हैं, वो ना चाहते हुए भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का अनुसरण उनको करना पड़ता है। इसीलिए मैं बताता हूं, ये लाभ हो गया कि ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। चाह के कर रहे हैं भाई, ना चाह के नहीं, चाह के कर रहे हो, चाह के कर रहे हैं। मैं बताता हूं। अभी इन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नेंस। मोदी जी ने मिनिमम गवर्नेंस नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। पहली बात तो ये, हम जो कहते हैं हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारा क्या मदद है? 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व तरक्की की। पहला राज्य जो विकसित राज्य बन गया मात्र 5 सालों की अवधि में, वो छत्तीसगढ़ था। 15 साल तक चला, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी गलतियां थी, जनता हमसे उब गई थी, उन्होंने हमें बदल दिया। कांग्रेस को एक उम्मीद की तरह देखा, कांग्रेस को लाए 5 साल। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो विश्वास तोड़ा है छत्तीसगढ़ियों का, कि 36 प्रहार किए हैं इसी छत्तीसगढ़ पे, 36 प्रहार मैं कह रहा हूं,
और कहेंगे तो 36 को गिनवा दूंगा 1 से लेकर 36 तक। तो छत्तीसगढ़ियों का विश्वास तोड़ दिया। मॉडल क्या बनाया सरकार का? ये अद्भुत मॉडल है, पूरे देश में ऐसा नहीं मॉडल मिलेगा आपको। ये माचिस आपने देखा है ना, स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर मॉडल पे छत्तीसगढ़ सरकार इन्होंने 5 साल चलाई है। स्क्वायर का पहला सर है सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी। स्क्वायर का दूसरा सर है भ्रष्टाचार, जिससे पैसे आते हैं। स्क्वायर का तीसरा सर है धर्मांतरण, और स्क्वायर का चौथा सर है नक्सलवाद। ये चारों मिला के ये सरकार चल रही है। आप बस्तर घूम के आइए, आप उस एरिया में घूम के आइए, आपको अजीब सा माहौल मिलेगा। ये कह रहे थे कि नक्सलवाद में भी मेरे से पहले अखिलेश जी कह रहे थे कि 70% की कमी आई है ना। किस मुंह से बोलते हैं साहब? पिछले 2 साल में 56 पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ पुलिस के मर गए, 26 सीआरपीएफ के पर्सनल मर गए। अभी संजय जी का एक स्टेटमेंट भी परसों आया था कि छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश बघेल को नक्सलियों से बड़ी हमदर्दी है। पेपर में बड़ा बड़ा छपा। मुझे नहीं हो सकती है नक्सलियों से हमदर्दी। ऐसे नक्सलियों से जो मेरे देश के जवानों का खून बहाएं, उनको ब्लास्ट में मारे, मैं हमदर्दी नहीं करूंगा ऐसे लोगों को। मेरी पार्टी हमदर्दी नहीं करेगी। आप हमदर्दी रखिए, आप हमदर्दी रखिए। हम कमर तोड़ देंगे नक्सलियों की, और हम सत्ता में आएंगे 30 दिन के अंदर धर्मांतरण करने वालों की कमर तोड़ेंगे, उनको अपनी जगह पे पहुंचाएंगे। और नक्सलवाद को तो खत्म करना हमारा मुहिम है, हमारा लक्ष्य, हमारे गृह मंत्री कह चुके हैं। भूपेश बघेल को क्या नक्सलवाद से हमदर्दी, और क्या आपने ये बयान दिया है? आप पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप सामने बैठे। मैं दूंगा उसका जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। इससे पहले जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात थी, जो उन्होंने मुझे दुरुस्त किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या सचमुच मिनिमम गवर्नमेंट है? क्या सरकार के मंत्री भी सुबह शाम आगे पीछे नहीं देखते रहते हैं? एक मंत्री मुंबई में फॉरेन जा रहा है, मुंबई एयरपोर्ट पर वो टी शर्ट पहन के जा रहा था। एयरपोर्ट पे मैसेज आता है कि इस शक्ल में मत जाइए और थोड़ा सा सभ्य तरीके से जाइए। वो बेचारा तुरंत भर में टी शर्ट बदल लेता है। तो इसको मिनिमम गवर्नमेंट कहते हैं। एनीवे, अब रह गई बात कि एक तो नक्सलवाद, ये सच है कि नक्सलवाद में 60 से 70% की कमी आई है। दूसरा सच ये है कि भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों में नक्सल प्रभावित किसानों और आदिवासियों का दिल जीतने का जबरदस्त प्रयास किया। लगभग 300 स्कूल बंद थे, उन स्कूलों को खुलवाया गया ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। जो तेंदू का पत्ता उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है, उसको 2500 रुपए प्रति बोरा मिलता था, उसको 4000 रुपए करके दिया। जो महुआ जिसको 17 रुपए मिलता था प्रति किलो, आज 40 रुपए मिल रहा है। लगभग 56 वन उपज ऐसे हैं जिनकी मिनिमम प्राइस जो है उसको बढ़ा के दिया गया। क्यों सब किया गया? ताकि जो आदिवासी समाज के लोगों को नक्सलवादी भड़काते हैं और उनको अपने ग्रुप में लेके जाते हैं, और जिसकी वजह से नक्सलवाद फल फूल रहा था, वो कम। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, जिसकी वजह से नक्सलवाद कम हुआ, नक्सलवाद की रीढ़ टूटी है। मैंने क्या कहा? उनको नक्सलवादियों से हमदर्दी, उन्होंने ये आरोप लगाया। हाँ, सबसे पहले जो इन्होंने सेंटेंस बोला है, वो सेंटेंस मैंने बोला ही नहीं है। हमदर्दी शब्द का तो इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं। हाँ, मैंने ये कहा कि जो नक्सल प्रभावित लोग थे, जो नक्सलियों के प्रभाव में जीने वाले लोग थे, उनका दिल जीतने का भूपेश बघेल जी ने जबरदस्त प्रयास किया, और उसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है। और नतीजा ये बोल रहे हैं कि जगदलपुर में जाने पर अजीब लगता, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। जिन रास्तों पे सुबह 12 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक सिर्फ गाड़ियां चल सकती थी, 6 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई आदमी मूव नहीं कर सकता, आज उन रास्तों पे रात को 10 बजे भी गाड़ियां घूमती हैं। ये एक सच है। उन्होंने क्या किया कि सीआरपीएफ के कैंप खोले। कैंप के लोगों को बुला करके क्या भूपेश बघेल ने, सरकार में आते हैं, सबसे पहले जितने स्टेक होल्डर्स थे उनकी मीटिंग की। स्टेक होल्डर्स में गांव के लोग थे, आदिवासी लोग थे, व्यापारी लोग थे, वहां के जर्नलिस्ट थे, सामाजिक संस्था वाले लोग थे। इस तरह के लोगों को कैसे करना है, क्या करना, हम यहाँ पर शांत करना चाहते हैं। लगभग 6 लाख परिवार रहते हैं उस पूरे विभाग में। तो 6 लाख परिवार को रोजगार दो, उसको आय दो, उसको कहीं ना कहीं इंगेज रखो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में, तो निश्चित तौर पर उससे दूर जाएंगे। और उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया, और उसको धीरे धीरे वो सभी लोग वहां से हटने लगे। अब हालात आगे ये हुए कि नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा जाता था, मुठभेड़ की जाती थी। लगभग 1707 परिवारों की जमीन छीन ली थी रमन सिंह सरकार ने। उनकी जमीन को 4200 एकड़ जमीन वापस दिलवाई गई। जो निर्दोष लोग जेलों में थे उनको छुड़वाया गया ताकि वो मुख्य धारा में आए। और यह हर सरकार का धर्म है, यह हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति भटक रहा है, अगर हमारे गांव के लोग भटक रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाएं। इस देश में तो सरकारों ने डाकुओं के साथ समझौते किए, और आज उसका नतीजा है कि अब डकैती खत्म हो गई ऑलमोस्ट। अब डकैती बहुत ज्यादा, फिर गलत लाइन पे जा रहे हैं आप। डाकुओं के साथ समझौते कि आपने नक्सलियों के साथ किए हैं, गलत लाइन पे जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं गलत लाइन पे नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरा अब थोड़ा सा कहने का आशय भी समझा करो दीपक भाई, पुराने आदमी हो, मेरे पुराने दोस्त हो यार। मैं कह रहा हूं कि डाकुओं को सरेंडर कराना, डाकुओं को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये सरकार की सोच रही है। खुद वाजपेयी जी कहते रहे कि ठीक है, बोली और गोली की बात करते करते बोले कि आतंकवादियों से बात की जा सकती है, अगर वो गोली की भाषा बंद करे तो
तो कहीं ना कहीं आपको जो भटके हुए लोग हैं, जो गलत रास्ते पे चले गए, वो आपके बीच के लोग हैं। सारे नक्सलवादी गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे नक्सलवादी दुष्प्रभाव में आकर के नक्सलवादी बन गए, वो आपके गांव के आदिवासी लोगों उनको वापस लाने का प्रयास होना चाहिए। इसमें सिंपैथी क्या, जो हमारे गांव के लोग अगर भटक गए तो उनको वापस लेके आऊंगा मैं। कानून का काम उसको उन्होंने दिल से बोला, उन्होंने लाग लपेट नहीं किया जवाब। बिल्कुल, मैं क्या गलत है उनकी बात में? देखिए कोई गलत बात नहीं है उनकी बात में, उनकी अपनी भावना है, जिसकी जैसी भावना वैसी बात बोलेंगे। अब आइए मैं बताता हूं कि नक्सलीय सरकार और धर्मांतरण का संबंध कैसे है। अब मैं बता रहा हूं, ये फोर्सिबली धर्मांतरण करवा रहे हैं बस्तर में, सरगुजा में, हर जगह। और इनके कांग्रेस नेता, वहां पे चंदन करके एक कांग्रेस नेता है, एमएलए हैं, खुलेआम धर्मांतरण करवाने ऑन रिकॉर्ड है। ये एटीट्यूड है धर्मांतरण के बारे में। एटीट्यूड कांग्रेस का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कर्नाटका में आते ही पहले, मैं खत्म कर लेता हूं धर्मांतरण आप जवाब दे दीजिएगा। कर्नाटका में सरकार में आते ही पहला कानून बदला तो धर्मांतरण पे बदल दिया। अब ये क्या करते हैं कि धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं। कोई रजिस्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी अगर उसको रजिस्ट करता है तो नक्सली उसकी हत्या कर देते हैं। ये काम हो रहा है बस्तर में। ये है लॉ एंड ऑर्डर। आप ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता हूं, हर एक, हम लोग हिंदू हैं, आप दीपक जी हिंदू हैं, संजय जी हिंदू हैं, क्या हम लोग किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट करवाते हैं क्या? क्या आप आओ पैसे लो हिंदू बन जाओ? कोई दूसरा अगर लालच देकर मेरे पास फिर बड़े मुद्दे भी हैं। मुझे धर्मांतरण पर तभी बोलना था लेकिन समय नहीं था। सच यह है कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण, तथाकथित धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। ये चैलेंज है, ये चुनौती है। लेकिन धर्मांतरण हुआ, जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ, लेकिन धर्मांतरण हुआ। ऐसा है, हाँ ठीक, आता हूं अभी। भारत के संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म स्वतः बदल सकता है, लेकिन अगर उसको किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, बंदूक की नोक पर उसको उसका धर्म बदला जाता है, तो ये पाप है, गुनाह है, गैर कानूनी एक्ट है और इसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी धर्मांतरण कोई ऐसा कि किसी ने जबरदस्ती लोभ देकर के किसी को किसी दूसरे धर्म में बदला हो, तो ये एक चुनौती है और इस चुनौती का जवाब इनके पास नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि जबरदस्ती अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को चूंकि हिंदुत्व का एक पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स करनी है, तो बात बात पे धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल करना है। और जब जब बीजेपी ने मुद्दा खड़ा किया, भूपेश बघेल जी ने कहा भाई एक तो केस लाइए, मैं उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लेता हूं। और आज तक कोई ऐसा केस पिछले 5 वर्षों में सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह धर्मांतरण के संदर्भ में सच्चाई है और पूरे देश में धर्मांतरण कोई विषय नहीं है आज की तारीख में, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हो या मुस्लिम समाज के लोग हैं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती करके नहीं कर रहा है। हाँ, अगर कोई स्वतः अपना धर्म बदलना चाहता है, एक प्रश्न पूछ लो। नहीं, एक कोई स्वतः अगर अपना धर्म बदलना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को ऐतराज हो सकता है। एक प्रश्न पूछे ना। हम लोग छत्तीसगढ़ के मंच पे यहाँ पे सब बैठे हुए लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से, आप ही लोग बताइए धर्मांतरण यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो मानते हैं हाथ उठा दीजिए। अब दूसरी तो एक केस लेके आइए, यहीं पर लेके आइए, उसके खिलाफ मैं मुख्यमंत्री के पास रिकमेंड करूंगा उसकी मुझे व्यक्ति उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैंने बोला ये माचिस की सरकार है, माचिस का क्या काम होता है? आग लगाना। इन्होंने छत्तीसगढ़ में आग लगा दी है। छत्तीसगढ़ को इतना पीछे ले गए हैं, 36 वार किए छत्तीसगढ़ पे और उसका जवाब नहीं है। घोटाले की तो खैर मुझे बात ही नहीं करनी। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ जिससे पूछिएगा तो शराब घोटाला से लेके धान घोटाला से पूरे, ये तो बिहार से भी आगे निकले भाई। बिहार में चारा घोटाला हुआ था, ये चारा के बाद जो गोबर निकलता है उसमें भी घोटाला, उसके बाद गाय माता में भी घोटाला, गोठान घोटाला। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है। पहली बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने गाय का संवर्धन हो, गायों कि मतलब एक वायबिलिटी हो उसकी, जो लाइवलीहुड है उसके लिए गोबर खरीदने की एक योजना बनाई। वो योजना इतनी उत्तम थी कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी ने उस योजना को कॉपी करके वहां पे लागू की है और उस गोबर में घोटाला ढूंढ रहे हैं। अगर उस गोबर में घोटाला था तो योगी महाराज ने कहा उस गोबर खरीदा, 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दिया, 294 करोड़ का गोबर गया कहां? गोबर भी ढूंढ रहा है कि मैं कहां हूं? आप 5-5 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मोदी सरकार हर साल देती, कम से कम ये सारी बातें तो आप मत बोलो यार। 8,000 करोड़ के विमान में मोदी जी घूमते हैं, गया आप कम से कम ये सब गोबर गैस प्लांट आपने देखा, दिया कभी बना? अब धान घोटाला, इनके जमाने में नान घोटाला हुआ था, नागरिक आपूर्ति निगम वाला घोटाला। उस घोटाले की जांच सरकार ने शुरू करवाई। भाई 5 साल सरकार में क्यों नहीं किया? जेल में डाल देते। बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए 1 मिनट। मिली भगत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उसकी जांच शुरू हुई थी, वो जांच जब नए चुनाव वाले तो जांच शुरू हो गई। 5 साल बैठ के क्या कर रहे थे? परसेंटेज तो होने तो भाई साहब, उसकी जांच शुरू हुई थी, हो नहीं रही है। धर्मपाल कौशिक और रमन सिंह जी का नाम था, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल कौशिक जी जाते हैं हाईकोर्ट में, स्टे लेके आते हैं। अगर कोई घोटाला नहीं था तो स्टे लेने क्यों गए भाई? उस स्टे के खिलाफ ये सरकार लगातार लड़ रही है और हाईकोर्ट नहीं सुन रहा है। तो अगर आपने घोटाला नहीं किया तो जांच होने से क्यों रोक रहे हैं आप?
अगर आप पाक साफ हैं, दूध के धुले हुए हैं, आपने किसी प्रकार का भाई, घोटाला नहीं आप किया। सुप्रीम कोर्ट जाके ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, घोटाला हुआ नहीं मिल रहा, स्टे नहीं हट रहा है, क्योंकि ये देखिए अब न्यायालय स्टे नहीं हटा रहा, ये भी इनकी समस्या है। चलिए मैं अब राष्ट्रीय राजनीति पे अच्छा फिर आता हूं। हाँ। लीजिए, अब ये अगर ये घोटाला नहीं किया तो स्टे लेने क्यों गए? अच्छा, आप बोलेंगे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हम तो अगर गए। आप प्रताड़ित कीजिएगा झूठ मूठ का फंसा के तो हम वाह, कोर्ट में ही वाह, जाएंगे। आप क्यों नहीं वाह। जाते हैं? लीजिए जी। आप भी तो गए थे, प्रताड़ना है। नेशनल हेराल्ड केस में गए थे ना, स्टे लेने, क्वैश करवाने। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ना सोनिया गांधी राहुल गांधी को। अच्छा, तो बेल पे है ना। क्या हुआ? अरे भाई, बेल पे है कि नहीं? मैं आप पे केस कर दूंगा और कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तो बेल पे ही रहेंगे ना। बेल अब जेल में थोड़ी रहेंगे। केस क्वैश करवाने, क्वैश नहीं किया क्यों? इसलिए- और टिप्पणी की कि केस में प्राइमा फेशिया मेरिट है, आप पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हाँ, करवाइए। तो कहा गया कि भाई आप छानबीन करिए, 10 साल में 10 साल में अरे छानबीन कर कांग्रेस का पेट है कि ना दे, कितना ली- खाइएगा? अरे भाई, ऐसा 7 है। साल से खा खा 5.5 नहीं मिटती है। माय डियर, कितना 5.5 खाइएगा भाई? नहीं, ठीक धरती है। आकाश पाताल तीनों बेच दिया संजय जी, आप ही के पूरा हिसाब से ये। पीएम केयर फंड में इन्हीं आप के खा शब्द रहे हैं। हैं, पूरा पीएम केयर संजय फंड जी में का आप खा फेमस रहे हैं, डायलॉग है पूरा बॉन्ड कि धरती आकाश पाताल जेम्स तीनों बॉन्ड- कांग्रेस बेच के खा गई। जेम्स बॉन्ड की तरह कांग्रेस में नहीं इलेक्शन थे। बॉन्ड में आप खा रहे हैं। अदानी जी के साथ आप लूट मचाए हुए अदानी को निकाला क्यों नहीं छत्तीसगढ़ से? 8,000 करोड़ के प्लेन में आप अदानी घूम रहे हैं। को छत्तीसगढ़ से निकाला क्यों नहीं? आपकी बीजेपी सरकार में आने से पहले 600 करोड़ का उसके पास अदानी कैश के गोदी में डिपॉजिट था। मुख्यमंत्री बैठे हुए राहुल गांधी कल कह रहे थे आइए कि ना, यहाँ के सीएम भी अदानी की बात सुनते रहते सुनिए, हैं। अदानी के नाम पे इतना चिड़िए मत। हम क्यों चिड़ेंगे अदानी के नाम से? अरे ये एक बात बताइए संजय अभी जी, ये लोग कब देखिए, कह रहे आप हैं? मेरे दोस्त थे, में- लेकिन ये सवाल जो दिल से निकल रहा है, दिल से सवाल निकल रहा है। दिल से हाँ, एक ही मेरे मन में सवाल है कि जिस बीजेपी का कैश डिपॉजिट 2014 में 600 करोड़ भी नहीं था, वो बीजेपी इतनी ईमानदार है कि आज उसके पास, उस पार्टी के पास 6,000 करोड़ का कैश डिपॉजिट है, 1,500 करोड़ का मुख्यालय बना लिया और ये कहते हैं मैं ईमानदार हूं जी। ये कौन सी ईमानदारी से बना जा सिखा दो, भाई हम भी साहब, वो ईमानदारी सीख लेंगे। आपने कल सुप्रीम कोर्ट आप में एक कहा- जगह चंदा के स्रोतों की जानकारी की देने की जरूरत नहीं है, हाँ। सरकार ने कहा। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कहा कि चंदा हाँ, के स्रोतों की सरकार मेरी नहीं, आपकी है। ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। नहीं, मेरे लिए अच्छी बात है, हम तो जा रहे हैं। अगर स्रोत की जानकारी मिल जाए तो जॉर्ज सोरोस पकड़ा जाएगा। हाँ, तो बोलिए ना भाई, कौन रोक जॉर्ज रहा है? सोरोस पकड़ा जाएगा। आप अपना पाप फॉरेन छुपाने- फंडिंग ले लेके भाई, कांग्रेस चल रही है। भाई, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मेरे पास कितना पैसा है ये जानने का अधिकार देश के नागरिकों को नहीं है। और तब मैं जब सवाल उठाता, भाई 6,000 करोड़ कहां से हो गया आपके पास? भाई कुछ तो बताओ, कौन सी ईमानदारी की आपने, जरा ये तो बताइए इस देश को। एक जवाब नहीं है, बड़ा नहीं, फिर आपके लिए कर रहा चुनाव हूं, आयोग, मेरे लिए मत इनकम करिए। टैक्स, सब जगह जाइए, एक काम कीजिए, सब जगह जाइए और भी मन नहीं भरे तो कोर्ट पे एक एप्लीकेशन लगाइए कि बीजेपी एक्सप्लेन करे ये पैसे कहां से आया, फिर अपना भी एक्सप्लेनेशन जरा दे कौन दीजिए सुन रहा 70 साल सुप्रीम का। कोर्ट में हमारी बात? ये आप हमारी बात सुप्रीम को सुन कोर्ट रहा में की बात सुप्रीम कोर्ट में सुनता। साहब। और इनके हिसाब से चले सुप्रीम कोर्ट तो जज देश का साहब- संविधान सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। जज साहब आपके अब जज फेवर साहब में खड़े हो फैसला- गए। जज साहब आपके फेवर में फैसला देते इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, लेकिन इनको संविधान बचाना है, ठीक है ना? इनको कोर्ट पे जज भरोसा साहब- नहीं है, लेकिन संविधान बचाना है। हाँ, क्योंकि कोर्ट अरे में ये जजों पार्टी को- डिरेल्ड हो गई है राहुल गांधी के हाँ, चक्कर डिरेल हो में। गए हैं, क्योंकि आप पूरी लेकिन व्यवस्था मान को भी गए डिरेल कर रहे डिरेल हो हैं। गए। हम डिरेल नहीं, आपने पूरी अभी बोले देश की कहाँ डिरेल हो गए हम? व्यवस्था। लो जी, जो सुप्रीम अब कोर्ट मैं में आगे आगे वो गाना है ना, कांग्रेस सब कुछ डिरेल्ड हो सीखा चुकी है, हमने राहुल ना गांधी के सीखी और नेतृत्व में। चियारी है, सच्चे दुनिया वालों की हमें अनाड़ी है। ना ना ना, मैं ये गाना इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने सीखा है आपसे ही सीखा है संजय भाई, लेकिन ये 21 निकल गए, आप 19 रह गए, अंतर इतना ही है, मानेंगे इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा चलिए नहीं। कोई बात नहीं। मैं मैं ऐसा होता ना तो मुख्य कांग्रेस पार्टी के पास 60,000 करोड़ का कैश डिपॉजिट होता है। आप 70 साल हमने भी राज किया है, अजय भाई, लेकिन ये तो अजय 10 भाई साल में बताइए। 6,000 करोड़ पहुंच गया। अरे अब हम विदेश का तो अकाउंट्स नहीं देख रहे, लेकिन एक देखिए, मैगजीन में आया था, देखिए, सोनिया गांधी आपने पृथ्वी कहा- की दूसरी सबसे धनी ना, महिला है। आपने बहुत अच्छी बात कह दी। अब आपने मोदी जी का वादा था कि विदेशों में काला धन जमा है, मैं लेके आऊंगा। कितना काला धन लेके आया जरा बताइए? मोदी जी के राज में अभी जो ईडी की मोदी जी रेड चल रही है ना, 1,72,000 करोड़ का सीजर हो चुका है। कहां सीजर हुआ? 1,00,000 क्या बात कर रहे हैं? अरे मेहुल चौकसी का ऑफिशियल फिगर में बोलता हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं बोलता हूं। बकवास फिगर। 1,72,000 करोड़ आपका अभी और निकलेगा। मोदी जी का मेहुल भाई 13,000 करोड़ का घोटाला करके फरार है। उधर नीरव मोदी घोटाला करके फरार है। जो बेचारे ये पेंटिंग देके प्रियंका अपोजिशन गांधी के को वो नेता भी मिलकर फरार उनको है। पकड़ते हैं। पेंटिंग प्रियंका गांधी को देके फरार हो गए। हाँ, अच्छा, आपने इनका जानते हैं कि नहीं, कांग्रेस का एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, अद्भुत स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। सुनिए, तभी हमारे पास 6,000 करोड़ जमा है। ये पेंटिंग बेच देते हैं 2 करोड़ का, लेकिन 2 करोड़ की जमीन खरीद लेते हैं 2 लाख में। वाह, वाह। और उसके बाद फिर ये अच्छा, ये दीदी जी जब 2 करोड़ की जमीन 2 लाख में खरीदी, उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। दीदी जी किसने रोका? वो पेंटिंग लेके 2 करोड़ में पेंटिंग बेच देंगे, अब 2 करोड़ की जमीन को 20 लाख में खरीद बहुत लेते अच्छा हैं। कहा आपने। ये कांग्रेस स्कूल ऑफ दो- इकोनॉमिक्स अद्भुत है। कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगर गलत है, 2 करोड़ की जमीन 2 लाख में खरीदी गई, तो आप कार्रवाई करिए। आपके पास तो ईडी सीबीआई है, बेल पे है कि नहीं? ये तो अच्छा, ये बेल पे है ना? बेल पे तो कल आप पे केस होगा, आप भी बेल पे तो रहोगे केस भाई। होगा, मेरिट होगा तभी ना, नहीं तो क्वैश हो अच्छा, जाता तो है आप केस। सिर्फ बेल पे रखने के लिए कर रहे हैं कार्रवाई? बेल पे है बता ना, दीजिए। बेल पे है ना, जेल भी जाएंगे, दिक्कत कहाँ है? 10 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। मैं एक बात संजय भाई को कहता हूं कि इंडियन नेपोटिस्ट डेकेट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन को जवाब कभी नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। क्या? इंडियन नेपोटिस्ट
डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो I.N.D.I.A है, नया नामकरण आपने किया था, मुझे नहीं मालूम था। इन आपको को फिट बैठता है ना। नेपोटिस्ट इसलिए कह रहा हूं कि जितने पार्टी हैं सब में परिवारवाद है। डकैत इसलिए कह रहा हूं कि जितनी पार्टी है सब पे भ्रष्टाचार का आरोप है, सब जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, बेल लेके बैठे हुए हैं। एसोसिएशन इसलिए बचाया हुआ है क्योंकि परिवार का समूल कहीं नष्ट नहीं हो जाए। और मोदी जी ने कसम खाई है कि हर भ्रष्टाचारी को जेल में भेज के मानेंगे और सारा पैसा निकालेंगे भी, और इसीलिए 1,72,000 करोड़ निकल भी गया है। दिक्कत इनको यही है कि अस्तित्व का प्रश्न है, मिल जाओ, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं मिलता है। अच्छा, दिक्कत यही है। बस ठीक। अच्छा, एक बार जरा मैं खत्म कर दूं। अभी तो डकैत बोला इन्होंने, इससे पहले मोदी जी हमको आतंकवादी भी बोल चुके, इंडियन मुजाहिदीन तक बोल चुके हैं, फिर बोले सब इंडिया वाले गद्दार है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जनतंत्र का एकदम से नीचे स्तर पे जा रहा है। अपोजिशन को इस तरह से आप एड्रेस नहीं कर सकते। जनतंत्र अगर जिंदा है ना तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उपस्थिति में जिंदा है। ऑपोजिशन हमारे नवीन पटनायक भी है, लेकिन जिस तरीके, हाँ, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा ऑपोजिशन में आप ही के उस इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार भी हैं, उनको तो हम नहीं डकैत कहते हैं। आपने पूरा इंडिया अलायंस को डकैत बोला, पूरा इंडिया अलायंस को डकैत बोल रहे हैं। जो डकैत उसको डकैती कहने नहीं का कहेंगे। मतलब ये है कि खुलेआम डकैती छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो डकैत नहीं बोले कहने आपको। का मतलब ये है कि विपक्ष को जरा सम्मान देने की आदत सीखिए, इससे और कुछ नहीं। जनतंत्र जिंदा रहेगा, वरना जनतंत्र हमेशा मर जाएगा, फिर आप भी जीने के लायक नहीं रहेंगे। जनतंत्र है तो आप आज बोलने के लायक हैं, आज लोग यहाँ सुन रहे हैं और पूरे देश में आपकी आवाज जा रही है। तो कृपया करके जनतंत्र को नष्ट न करें। खत्म हो गया, आप दूसरी खत्म हो गया है। आप ही ने कहते हैं कि यह घोषित इमरजेंसी है, अब आप कह रहे जनतंत्र थोड़ा बहुत बचा कुछ अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करना कोई कांग्रेस से हाँ, सब हम ही लोग आपके डिबेट में कितनी बार बोल रहे हैं लोकतंत्र नहीं बचा, अघोषित इमरजेंसी है, अभी कह रहे हैं जनतंत्र बचा हुआ है, आप लोग तो भाई आप जनतंत्र है जिस नहीं। तरीके से जनतंत्र है ना। नहीं, थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म किए जा रहे हैं आप। थोड़ा बहुत तो बचा वो भी खत्म कर रहे हैं, और अगर हम लोग शांत हो जाए तो भी खत्म कर देंगे आप। इसलिए तुम लड़ रहे हैं। हमास की हम निंदा करते हैं और करते रहेंगे। जहां तक रही बात फिलिस्तीनियों की, भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट है, एमईए ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आतंकवादियों के साथ भारत कभी खड़ा नहीं होगा। आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। पूछेंगे कि मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने क्यों गए थे जसवंत सिंह? ये आतंकवादियों के साथ कभी खड़ा नहीं होंगे, लेकिन उनको प्लेन में बैठा के, यही अंतर होता है दीपक जी। उनको प्लेन में बैठा के बिरयानी खिला के कंधार लेके जाएंगे। गठबंधन सरकार और स्वयं की सरकार का यही अंतर होता है। 98 में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, गठबंधन में थे। आज गठबंधन में नहीं है, मोदी जी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अच्छा, तो गठबंधन पूर्ण बहुमत का अंतर। आज विश्व में भारत की जो साख बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी की जो साख बढ़ी है, उसे पूर्ण बहुमत के कारण है। अच्छा, अटल जी की सरकार, मूल चरित्र और डीएनए बदल गया है। संजय भाई का दिक्कत यह है सबका कि संजय जी की विचारधारा आपके पुराने मित्र हैं, आप परिचित हैं। इनकी मूल विचारधारा कांग्रेसी है ही नहीं। अब बेचारे फंस गए गलत जगह पे। इनके मूल विचारधारा में यही बात आप नहीं कह सकते हैं, वो यही बात आप नहीं कह सकते हैं। मेरी विचारधारा यही थी, इसीलिए जेडीयू से मेरे मतभेद होते थे। मेरे विचारधारा नहीं बदली, संजय भाई की विचारधारा भी नहीं बदली, पार्टी गलत है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अटल जी की सरकार जब मौलाना अजहर मसूद था ना, उसको प्लेन में बैठा के जसवंत सिंह जी बाजू में लेके गए थे, कंधार गए थे, वो गलत था क्या? हाँ ठीक है, हाँ बताइए ना। हाँ ठीक है ना, 400। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा आपने इंटरवेंशन दिया, बड़ा अच्छा इंटरवीन किया आपने। तो 400 यात्रियों को बचाने के लिए आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये हुआ था। ये आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये हुआ था। अब आए ना लाइन पे। और सब सोनिया गांधी इस मामले में सहमति सोनिया गांधी की भी ली गई। अब एक मिनट, अब हमारी सहमति से ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है। ऑल पार्टी मीटिंग सोनिया गांधी ने सहमति दी थी। आप जो फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं, उसके बाद छोड़ने का फैसला उसके बाद छोड़ने देखिए, मैंने इनको कॉर्नर किया, मैं फैक्ट बताऊंगा मुझे। लेकिन मैं फिर कहता हूं यही अंतर होता है गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार का। आर्मी को रोका जाता था कि एक्शन मत लो, आज हम घुस के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं। ये अंतर है, बदलता भारत ये है। आज हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। अपने देश पे कोई आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है अभी तक तो नहीं हुआ। ब्लास्ट हो रहा है क्या? ट्रेनों में ब्लास्ट सुने? हर दूसरे दिन केरल में हो गया, आपकी जहां सरकार हर है, दूसरे दिन कश्मीर में आतंकवादी घुसते हैं और केरल में हो गया। केरल में बोला गया था 370 हटा देंगे। नहीं, आप लोगों ने बोला नोटबंदी की वजह से अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हर दूसरे दिन खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुस गए और हमारे किसी सैनिक ठिकाने पे हमला कर दिए, वो मुठभेड़ हो रहा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बेचारे लोग लाइव दिखाते रहते हैं मुठभेड़। उसके बाद की खबर बताइए कि आतंकवादी मारे जाते हैं। आतंकवादी मारे जाते हैं, बिल्कुल मारे जाएंगे, मारे जाने चाहिए। आतंकवाद उसी में आपको दिक्कत है कि नहीं मारने चाहिए थे। कौन बोल रहा है भाई? हमारे जमाने का आतंकवादियों को नहीं मारा क्या? सवाल बहुत मौजूद सवाल है, बहुत मौजूद सवाल है। इसलिए क्योंकि चाहे आपकी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये आरोप लगाया जाता है कि अडानी को प्रश्रय देने के लिए, अडानी को पैसे कमाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर हद तक जाते हैं। आपकी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार है, अडानी यहाँ पे भी काम करते हैं। तो भाई अगर वो मोदी जी के इतने हॉट फेवरेट है, मोदी जी उनको इतने फेवर कर रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेते क्यों नहीं है? ऐसा है, राहुल जी ने कभी ये नहीं बोला कि किसी भी उद्योगपति को धंधा करने का अधिकार नहीं है, बिजनेस करने का अधिकार नहीं, कभी ये तो नहीं कहा। हाँ, वो ये कह रहे हैं किसी भी उद्योगपति को अनड्यू तरीके से लाभ पहुंचाने की परिस्थिति बनाने का अधिकार आपको नहीं।
आप क्रोनिक कैपिटलिज्म मत करिए, एक उद्योगपति विशेष को प्रश्रय राहुल मत जी दीजिए। कहते हैं ना, हाँ, अडानी को सब बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने, एयरपोर्ट बेच पोर्ट दिया, बेचा, ये एयरपोर्ट बेचा। सब बेच दिया। क्या नहीं बेचा? अरे तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में क्यों फायदा पहुंचा रहे हाँ, हैं? इसका मतलब नहीं, निकालिए छत्तीसगढ़ से अडानी को। इसका मतलब नहीं, हम राजस्थान भी। हम नहीं, गौतम अदानी अगर व्यापार करना चाहते हैं तो ड्यू प्रोसेस में आकर के बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार उनको अनड्यू एडवांटेज दे रही है, उनको प्रश्रय दे रही है, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो कैसे बिका पता है आपको? वो तो रेड्डी चलाते थे, हैदराबाद वाले। रेड्डी से जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक लगा के लिया गया है, इनकम टैक्स रेट डलवाया गया, सीबीआई का केस ओपन किया। जिस दिन उसने अपना एयरपोर्ट छोड़ दिया उस दिन सारा केस बंद। महाविकास तो ये अघाड़ी गलत की है। सरकार तो ये गलत है। तो ये वोट गलत है। किसने दिया अडानी को? नहीं, महाविकास अघाड़ी की सरकार मैं तो थी, बोल रहा हूं। वोट किसने दिया अडानी को? भाई साहब मैं तो कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने दिया था कि कांग्रेस ने दिया था? बताइए पहले। मैं बता रहा हूं। अब किसने देखो, दिया था? अब- दिया था ना? अब बदकुच्चर मत करा। अरे आप बदकुच्चर करने से आप कुछ नहीं महाराष्ट्र होगा। के, आपको पता है ये चीज? अरे मुझे सब पता है, मेरे ज्यादा नहीं जानते महाराष्ट्र को। हाँ तो बताइए ना, दिया मैं ना, क्या कह- वोट दिया ना। अरे तो मैं आगे बता रहा हूं ना आपको, किसी भी उद्योगपति को काम धंधा करने का अधिकार है देश के कानूनी व्यवस्था के तहत, लेकिन तमाम उद्योगपतियों को दरकिनार करके किसी एक उद्योगपति को पूरा का पूरा मोनोपोली देना गलत है। यह राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने यही कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आगे भी कहेंगे। अगर अदानी जी यहां पे आते हैं और ड्यू प्रोसेस में छत्तीसगढ़ में कोई माइंस लेते हैं, कोई प्लांट डालते हैं, बिल्कुल स्वागत है। राजस्थान में आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। हाँ, ये समझ नहीं मुंबई का एयरपोर्ट आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। अच्छा, मुंबई का जो एयरपोर्ट जो ड्यू प्रोसेस था, क्या वो? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? अरे CMR कोर्ट में चला अच्छा, जाता। आजकल इनका एक पुराना शक्ल हो गया है, हर वक्त कोर्ट में। अरे कोर्ट में जाके क्या मिलना हमको? कांग्रेस कोर्ट कोर्ट में नहीं तो- जाती थर्ड पार्टी बनके, कोर्ट जबरदस्ती में- करवा लिया गन पॉइंट पे रख अच्छा, के। ये हर बात पे यही बोलता, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई न्यायालय में कोर्ट भरोसा नहीं है मिलता, हमको नहीं मिलता। आप कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो न्यायालय पे भरोसा संविधान नहीं है। बचाना है। कस्टोडियन तो संविधान का न्यायालय ही है ना। हाँ, नहीं, संविधान इसलिए बचाना है अजय जी, ताकि संविधान के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं ना, वो आजादी से काम करें, स्वायत्त तरीके से काम सारी करें। संस्थाएं दुर्भाग्यवश आजादी से दुर्भाग्यवश कर रही हैं। आपके राज्य में उनकी स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है। मीडिया की स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है, आप दीपक जी के सामने बोल रहे हैं कि मीडिया की स्वायत्तता नष्ट हो गई। काहे का मीडिया? कौन सा मीडिया रह गया भाई? 24 घंटे मोदी मोदी चल रहा है, इसको मीडिया बोलते हो गई। हैं? काहे का मीडिया? कौन सा मीडिया रह गया भाई? 24 घंटे मोदी मोदी चल रहा है, इसको मीडिया बोलते हैं? मुझे क्यों तोड़ा? तो राहुल कैसे करेगा? हर 15 मिनट में बदल जाते हैं। अल्लो, कभी बाइक चलाने आप- लगते हैं, आप- कभी किसान बन जाते तो क्या हैं। होगा भाई? हैं? किसानों को भी जाना पाप है कभी क्या? मोटर मैकेनिक बन जाते हैं। मैकेनिक के भी जाना पाप है क्या? नहीं, क्या चाहते कारपेंटर क्या? के भी जाना पाप है क्या क्या? चाहते क्या बनना? कारपेंटर हमारे देश का कभी नागरिक ट्रक है। ड्राइवर के पास चले किसान जाते हमारे हैं। देश, हाँ, क्यों? आता कोई काम नहीं है। आपने कभी सोचा अरे कि- खेत में जाना हो तो बरसात में जाना चाहिए ना। आपने कभी सोचा कि ट्रक ड्राइवर का दर्द क्या है, ये जाना अमेरिका के जाए? ट्रक ड्राइवर का दर्द है इनके। आप बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर कहा जानेंगे। अमृतसर अंबाला में भी ड्राइवर के साथ बैठ के उसका पूरा अमेरिका दर्द ट्रक ड्राइवर के पास बैठ के दिल्ली में जाकर बड़े पढ़ेगा। ड्राइवर का हाल जानेंगे। आप दोनों मेरे दोस्त अरे हैं। फोटो आप करने तो लगे, सावन में मटन खाने लगेंगे। फोटो आप नहीं करते, इसको फोटो सावन में नहीं मटन खाने लगेंगे, बनाने लगेंगे। अजीब हालत है। आप लोग हवा में उड़ रहे हैं, आपको जन सामान्य से अब कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। जन सामान्य का दुख दर्द क्या है उसको जानने की कोई लालसा नहीं रह गई है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति धान के किसानों के बीच जाता है, धान की रोपनी में शामिल हो, उस पर आपको एतराज हो जाता है। कोई बढ़ई लोग के साथ जाता है, उस पर एतराज हो, कोई कूलियों के साथ हमें जाता हंसी आती है। अरे हंसी, एतराज नहीं है, हमें हंसी अगर आती है। आप हमारे गरीब पे मनोरंजन हंस रहे हो जाता है। हैं, अगर आप गरीब पे कौन गरीब? गरीब देखिए, जो कहता था कि गरीबी कोई चीज नहीं होती है, गरीबी का स्टेट ऑफ माइंड। कोई नहीं, चलते चलते मेरे पास बस के डायलॉग है, गरीबी पता है। जैसे मेरे मेरे कोई मेरे- अगर गरीब- मेरे ये कोई दोनों अगर पुराने गरीब- दोस्त, मेरे ये दोनों पुराने दोस्त दीपक रात भाई, भर झगड़ सकते हैं। गरीब से रात भर झगड़ सकते हैं, दीपक भाई, टीआरपी भी आएगी। गरीब से कोई हमदर्दी रखता है, उस पर अगर हंसी आती है तो मुझे भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी पार्टी का गरीब से हमदर्दी बहुत रखती तो खराब देश कब दिखता का बदल जाता? है। मुझे अगर 1965 से नारा आ रहा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब से हमदर्दी रखना, उस पर अगर इनको हंसी आती चलिए है अब चलते तो मुझे बड़ा चलते दुख हो रहा है। दोनों को एक भारतीय शेर जनता पार्टी सुनाता का हूं, वर्तमान जगजीत सिंह का बड़ा शानदार है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, कि मैं एक जमीन के रिश्तों से उठ गया यारों। सारा शहर ही जिसकी तलाश, सारा शहर ही जिसकी तलाश में घूमता, मैं उसके घर का पता किससे पूछता यारों। तो अभी विधानसभा का पता सब पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं दोनों में से किसी एक को मिले। मैं तो चाहूंगा दोनों को मिल जाए, लेकिन मैं तो चाहूंगा दोनों को मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेंगे। आप दोस्त बन जाइए, मिली जुली सरकार बना लीजिए। सेटिंग तो बहुत होती है राजनीति में, जानता हूं। इस पेशे को भड़काने कहते हैं। गोविंद चला मत। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर